Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel Science Speaker. So today our topic is endocrine system. विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अच्छा, अब एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी, क्योंकि हमें बेसिकली पढ़ना एंडोक्राइन सिस्टम है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, तो हमें उसमें हेल्प होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन हॉर्मोन्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम को समझने के लिए हमें एंडोक्राइन ग्लैंड का पता होना चाहिए, और एंडोक्राइन ग्लैंड को समझने के लिए हमें बेसिकली ग्लैंड का पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच सिक्रीट समथिंग। ठीक है, अब ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, मीन्स कोई ऑर्गन जो कुछ भी रिलीज कर रहा हो, कुछ भी सिक्रीट कर रहा हो, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि ग्लैंड क्या है। तो अब टाइप्स की तरफ पढ़ते हैं ग्लैंड्स की। तो वैसे बेसिक टाइप्स 5 to 6 है, बट हम मेजर 2 टाइप्स पढ़ेंगे जो कि नॉर्मली हमारे कोर्स में भी इंक्लूड होती है। ठीक है, जिनके नेम है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सोक्राइन को देखते हैं। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम अटैच हुई दिख रही होगी लिवर की। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमें नॉर्मली हम सबको पता है कि लिवर हमारे पास बाइल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब जब वो बाइल प्रोड्यूस करते हैं तो वो उसको सिक्रीट करते हैं इन द इंटेस्टाइन थ्रू द ड्यूडेनम। ठीक है, तो बाइल लिवर से लेकर ड्यूडेनम तक कैसे आता है, उधर एक पाइप लगा हुआ है, मीन्स ट्यूब लगी हुई, जिसको हम डक्ट कह रहे हैं। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में हम उस ट्यूब को, उस कनेक्शन को हम डक्ट कह रहे हैं। तो जो लिवर है वो हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है, और उस बाइल को उस बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में रिलीज करता है, और फिर वहां से वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप एक्सोक्राइन। अब दूसरी टाइप अगर आप एंडोक्राइन की तरफ देखें तो यहाँ पर डिफरेंट सेल्स है, जो मल्टीपल सेल्स मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेल्स है वो यहाँ पर ग्लैंड है, क्योंकि ग्लैंड तो कोई भी ऑर्गन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कुछ रिलीज कर रही हो। तो यहाँ सेल्स जो है वो रिलीज कर रहे हैं, कुछ सिक्रीशन रिलीज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेल्स को कंसिडर कर रहे हैं एज अ ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो सिक्रीट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल्स है डिफरेंट, और उसके अराउंड जो है ब्लड वेसल्स मौजूद है। ठीक है, ब्लड वेसल, तो ये जो सेल है हमारे यहाँ पर, जो ये सिक्रीशन अपनी डायरेक्टली ब्लड में, मतलब ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, और फिर ब्लड में आने के बाद वो जो पर्टिकुलर सिक्रीशन है वो अपने टारगेट तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या फिर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स हमें यहाँ पर देखिए, एक है जो डक्ट के थ्रू हो रही है सिक्रीशन, और एक है जो डक्ट के बगैर डायरेक्टली हो रही है। तो जो डक्ट के थ्रू हो रही है उसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं, मीन्स के वो अपनी ट्रांसपोर्ट, मतलब अपनी सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई डक्ट, मीन्स के कोई ट्यूब की हेल्प लेती है। ठीक है, तो इसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। और एंडोक्राइन हम उसे कहते हैं जो विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी ट्यूब, विदाउट एनी डक्ट अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हमने पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, एंड दे रिलीज द सिक्रीशन ब्लड डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर ग्लैंड्स तो डिस्कस कर चुके हैं और उनकी दो टाइप्स भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड, हम उसकी तरफ पहले मेजर ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊं कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पहली स्लाइड में, पिछली, कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ने से पहले ये बात याद रखिएगा कि जो एंडोक्राइन की सिक्रीशन है, ठीक है, या जो एंडोक्राइन का प्रोडक्ट है वो हार्मोन है। ठीक है, और हार्मोन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, मैं आपको बता दूं, हॉर्मा। ठीक है, हॉर्मा एक ग्रीक वर्ड था जिससे हार्मोन निकला है, और उस हॉर्मा की मीनिंग थे टू स्टिमुलेट, मतलब झंझोर देना, किसी भी चीज़ को जाके झंझोर देना और एक्टिव कर देना। ठीक है, तो हार्मोन से याद रखिएगा, हार्मोन किसी भी चीज़ को जाके, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड की जो प्रोडक्ट है, जो सिक्रीशन है, वो हार्मोन है। और हार्मोन जब वो ब्लड में आता है तो वो अपने पर्टिकुलर टारगेट के पास जाता है, और फिर वहाँ पर जाके अपने पर्टिकुलर टारगेट को, या टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है अपना पर्टिकुलर काम करवाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो हार्मोन के बारे में हम थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, मीन्स के हार्मोन्स जो है बेसिकली वो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन हर हार्मोन का साइज डिफरेंट होगा, यानी कि उनका मॉलिकुलर वेट एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, सेकेंड इज दैट कि ये प्रोडक्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड के।
थर्ड इज़ दैट कि जब ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं ब्लड के अंदर तो ये पूरे ब्लड में, होल ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ दैट कि डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये अपने पर्टिकुलर टारगेट सेल पे एक्ट करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लड में आने के बाद कैसे पहचानते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो सेल है वो कौन सा है टारगेट सेल, जहाँ पर जाके इनको, जिस सेल को इनको एक्टिव करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जब हम हार्मोन्स को पढ़ते हैं बच्चों तो हमें ये पता चलता है कि हार्मोन्स को कुछ फंडामेंटल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब हम टर्न बाय टर्न उन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो पहले यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन्स मैंने लिखे हुए हैं। तो प्रोटीन हार्मोन्स क्या होते हैं? वो हार्मोन जो अमीनो एसिड के प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और भी मजीद हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पर है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। अच्छा बच्चों, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स मतलब वो हार्मोन जो अमीनो एसिड से ही बने हुए। यहाँ पर हम थायरॉक्सिन को डिस्कस कर लेते हैं। थायरॉक्सिन कौन सा हार्मोन है बच्चों? वो हार्मोन जो थायराइड का होता है, ठीक है। थायराइड का हार्मोन होता है ये, जिसमें आयोडीन यूज होता है और बेसिकली आयोडीन एडिशनल पार्ट है। आयोडीन अमीनो एसिड नहीं है, लेकिन जो थायरॉक्सिन है वो जो है आपका अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो थर्ड वन इज कैटेकोलामाइंस। तो आप इसके नाम पे ही गौर करें, कैटेकोल को हटा दें, अमाइंस। अमाइंस को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी वही हार्मोन्स है जो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। इसके दो मेजर टाइप्स है, एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को भी अलग से डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पर हमें कैटेगरीज पता होनी चाहिए और कैटेगरीज में कुछ एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए। द लास्ट वन इज स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन जो है हमारे पास बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं। इसमें हमारे पास पहली कैटेगरी आती है सेक्स हार्मोन्स की और दूसरी आती है एड्रिनल हार्मोन की। एड्रिनल हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो एक्स्ट्रा एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। जो पहली कैटेगरी है सेक्स हार्मोन की, तो वो हम देख लेते हैं। मेल सेक्स हार्मोन हमारे पास टेस्टेरोन होते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन हमारे पास एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। अच्छा जी, जो ये सेक्स हार्मोन है दोनों, चाहे वो टेस्टेरोन हो या फिर एस्ट्रोजन हो, दोनों ही स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन मीन्स कि दोनों कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूँगी कि हार्मोन अपने पर्टिकुलर टारगेट सेल को कैसे पहचानते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि ये फिर उधर पहुँचने के बाद किस मोड ऑफ एक्शन के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हाउ हार्मोन्स आइडेंटिफाई देयर टारगेट सेल। अच्छा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने टारगेट सेल को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हार्मोन्स ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो ये पता है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारी इवेंचुअली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब हार्मोन को कैसे पता कि उसका टारगेट सेट कौन सा है, यानी कि टारगेट उसकी जो डेस्टिनेशन है वो है क्या, ठीक। तो बच्चों हम यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने जो सपोज करवाई हुई है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो बच्चों बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना बेसिकली होना चाहिए क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर हम एक हार्मोन के बारे में बात करने जा रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं TSH, ठीक है। अब ये हार्मोन बनाता कौन है? हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये वो हार्मोन बनाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को बना के ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अभी अपने टारगेट सेल को कैसे पहचानेगा अब हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने दो सेल्स बनाए, एक थायराइड सेल्स एक है पेनक्रियाटिक सेल, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड आपको पता है हमारे नेक में मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन अब हमारे ब्लड जो है वो तो हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाथ में, सर पे, ब्रेन में, मतलब हमारे लेग्स, इवन बिल्कुल हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब जब पिट्यूटरी ने उस ब्लड में मतलब थायराइड को रिलीज़ किया, थायराइड TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ किया, तो अब वो नेक पे मौजूद थायराइड सेल्स में कैसे जाएगा, ठीक है। तो जब ये हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जबकि ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो जब वो आपके, क्योंकि ये अपने टारगेट सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, तो आपके जो पर्टिकुलर एक टारगेट सेल होगा, फॉर एग्जांपल TSH का जो थायराइड सेल है उसके पास उसके एक पर्टिकुलर सेल सरफेस पे रिसेप्टर मौजूद होगी, जैसे आपको यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर में एक ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, एक पर्टिकुलर साइट, एक डायग्राम शो करी है सेल के ऊपर, तो वो एक रिसेप्टर है जो सिर्फ रिकॉग्नाइज करेगी उसी आने वाले पर्टिकुलर
टारगेट को, ठीक है, यानी कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब आएगा वही यहाँ पर बाइंड हो सकेगा और इस सेल को एक्टिव करेगा और फिर वो थायराइड हार्मोन रिलीज करेगी, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दूसरा जो सेल दिया है वो पैनक्रियाटिक सेल दिया है, लेकिन अब पैनक्रियाटिक सेल के सेल सरफेस पे कोई रिसेप्टर मौजूद नहीं है TSH के लिए, तो TSH अगर वहाँ चला भी गया तो वो उससे बाइंड करके उसको एक्टिव नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर कोई रिसेप्टर मौजूद नहीं है। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो हार्मोन है चाहे वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा हो, लेकिन वो अपने टारगेट सेल को अपने रिसेप्टर के थ्रू रिकॉग्नाइज करेगा, बाइंड करेगा और अपना पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा जो दूसरा मतलब टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो मतलब ये हार्मोन अपने पर्टिकुलर टारगेट सेल पे पहुंच गया, अब पहुंचने के बाद उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा ये हमें पढ़ना है। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो सेल है वो हमारे पर्टिकुलर जो हमारे सेल्स है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सेल सरफेस है वो सिलेक्टिव परमेबल होते हैं, मतलब हर चीज़ को अपने अंदर ले नहीं लेते, वो एक सेलेक्टिवली एक चीज़ों को अपने मतलब क्रॉस करते हैं, क्रॉस करवा के सेल के अंदर लाते हैं, ठीक है। और कुछ को जो है वो कुछ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ की है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है और बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म रीजन में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस में ये जो ब्लैक कलर का ड्रॉ मैंने किया हुआ ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। अब ध्यान से ज़रा सुनिएगा और ज़रा समझिएगा कि है क्या, कि होगा ये कि आपके पास लेट सपोज कोई भी प्रोटीन, आपका प्रोटीन हार्मोन आ गया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंसुलिन का लिया हुआ है, ठीक है। तो अब जब इंसुलिन आपके पास एक प्रोटीन हार्मोन है वो आपके पास आ गया, ठीक है। अब प्रोटीन जो है ना वो सेल से क्रॉस नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसको सेल के अंदर आना भी है। अच्छा, प्रोटीन क्यों नहीं हो सकता सेल से क्रॉस? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल चीज़ें सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस इजीली नहीं हो सकती, उनको कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो प्रोटीन मतलब जो इंसुलिन है एक प्रोटीन हार्मोन है, तो जब वो सेल मेम्ब्रेन के पास आएगी कि उसको अंदर जाना है, मतलब इनसाइड दिस सेल उसको जाना है, तो सेल उसको रिपेल कर देगी, उसको जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी क्योंकि उसके पास इसके लिए परमेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसने रिपेल क्यों किया? रिपेल इसलिए किया क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और हमारी सेल मेम्ब्रेन वाटर सॉल्युबल चीज़ों को मतलब क्रॉस नहीं करवाती है। तो अब होगा क्या कि ये इंसुलिन एक रिसेप्टर प्रोटीन की हेल्प लेगा, ठीक है। अब रिसेप्टर प्रोटीन ये जो पर्पल कलर का मैंने ड्रॉ किया रिसेप्टर प्रोटीन की है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब इसने बोला भाई जाना तो मैंने अंदर है, तो अब इसने सबसे पहले हेल्प ली रिसेप्टर प्रोटीन की, ठीक है। वहाँ पर जाके ये हो गया अटैच। जैसे ही इस रिसेप्टर प्रोटीन से अटैच होगा ना, तो अब मसला क्या है कि मसला यहाँ पर क्या है कि हार्मोन जो है वो बेसिकली करते क्या है, वो सेल के मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अपना पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए इसको सेल के अंदर जाना है, लेकिन ये सेल के अंदर जा ही नहीं रहा। अब इसलिए इसने अपने आप को एक प्रोटीन रिसेप्टर से अटैच किया है। अब प्रोटीन रिसेप्टर में अटैच होने के बाद होगा, तो अब देखिए यहाँ पर कि ये जब इंसुलिन इस प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड है, तो अब पर्टिकुलर यहाँ पर एक एंजाइम यहाँ पर इस प्रोटीन रिसेप्टर से एक एंजाइम बाइंड हुआ है एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। अब ये जो इंसुलिन है ये इस एंजाइम की हेल्प लेगा। तो यहाँ पर जो ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम मौजूद है, ये क्या करता है, जैसे ही इंसुलिन आके अपने प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो कि यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर एग्जांपल दी, मतलब एक केस डिस्कस किया है, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये एक्टिवेट होगा एंजाइम, तो ये सेल के अंदर मौजूद ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एक्टिव करेगा, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा साइक्लिक AMP में, ठीक है। अब वो साइक्लिक AMP जो है आपके पास आपके जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस के पास अंदर जेनेटिक मटेरियल में जाएगी और उससे वो काम करवाएगी जो इंसुलिन करवाना चाहता था, बट वो परमेबिलिटी की वजह से सेल के अंदर नहीं आ पाया, ठीक है। तो देखिए ये काम था इन शॉर्ट, वैसे बहुत शॉर्ट था, लेकिन ये काम क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि परमेबिलिटी नहीं थी हमारे पास सेल के पास, ठीक है। तो ये काम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। सबसे पहले दो हिस्सों का मतलब ये है कि फर्स्ट मैसेंजर और सेकंड मैसेंजर। जो इंसुलिन खुद पहला मैसेंजर था जिसको अपना काम करना था, लेकिन वो कर नहीं पाया, लेकिन उसने कुछ ना कुछ इनपुट दिया अपना, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP जो कि सेकंड मैसेंजर है उसने जाके वो पर्टिकुलर काम परफॉर्म करवाया, ठीक है, जो कि इंसुलिन को करवाना था, ठीक है। तो यहाँ पर दो काम हो गए, मतलब फर्स्ट मैसेंजर इंसुलिन खुद है और सेकंड मैसेंजर यहाँ पर बन गया हमारे पास साइक्लिक AMP, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेकंड मैसेंजर जो मैकेनिज़्म है वो आपको प्रोटीन हार्मोन के साथ मिलता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के साथ और कैटेकोलामाइन्स के साथ, ठीक है। मतलब कि वो हार्मोन्स जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं तो उनके वो सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास काम करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर जो दूसरा केस है वो ये है, अब इसको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ की, ठीक है। और इस जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है, तो साइटोप्लाज्मिक रीजन में मौजूद है आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सेल के पास आ गया कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल है क्या? कॉर्टिसोल है स्टेरॉयड हार्मोन, जो कि अभी हम डिस्कस कर आए हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल मतलब लिपिड हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लिपिड जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन से जो है सॉल्युबल है। तो लिपिड हमारे पास ये जो कॉर्टिसोल है ये सेल मेम्ब्रेन से इजीली बहुत आराम से क्रॉस हो जाएगा और क्रॉस होते हुए अंदर आ जाएगा और न्यूक्लियस के पास जाएगा और अपना पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर कोई भी फर्स्ट मैसेंजर सेकंड मैसेंजर की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए थी, ना ही कोई रिसेप्टर की नीड हुई, ना ही कोई एंजाइम की नीड हुई, ना ही कोई एटीपी की नीड हुई। वहाँ पर भी हम जो डिस्कस कराए पीछे कर आए पीछे, वहाँ पर एटीपी यूटिलाइज हुआ। एटीपी मतलब एनर्जी यूटिलाइज हुई है, ठीक है। जो सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म होते हैं उसमें एटीपी यूटिलाइज होती है, एनर्जी चाहिए होती है उस मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन कि हमारे पास जो सेकंड केस है जिसमें जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, तो वो जब वो कोई मैकेनिज्म वो डायरेक्टली सॉल्युबलाइज होकर अंदर चल जाते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारे पास ये बहुत लंबा टॉपिक हो गया, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर टर्न बाय टर्न हम अपने अपने पर्टिकुलर हार्मोन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा।